हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और आज का यह स्पेशल सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी कैसे शुरू की जाए, कहां से शुरू की जाए। तो आज के इस सेशन में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे आरएस एग्जाम का पूरा रोड मैप। आप तैयारी कब और कहां से स्टार्ट करें जिससे कि आप पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर सकें। तो देखें, सबसे पहले तो आरएस का जो एग्जाम है, यह एग्जाम बेसिकली 3 चरणों में होता है, 3 इसके फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। एक एवरेज तौर पर आरएस में 900 से 1000 के बीच वैकेंसीज आती हैं और 6 से 7 लाख विद्यार्थी जो है वो एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और 4 लाख से 5 लाख विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं। तो 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स में से लास्ट में 1000 लोग जो हैं वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं और अलग अलग जो है रैंक के हिसाब से उनको पद मिलता है। बिगनर्स की बात की जाए, ये सेशन स्पेशली बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स यानी कि जो अब शुरू करना चाहते हैं आरएस की तैयारी, जिनको आरएस के एग्जाम के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको सामान्य जानकारी है आरएस के एग्जाम के बारे में, और अब आप यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको शुरुआत करनी कहां से है और करनी कैसे है। तो ये कंफ्यूजन को मैं आपके आज इस सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखें, आरएस का जो एग्जाम है, इसकी वैकेंसी आने से लेके जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें जो है अगर सब कुछ ठीक चले, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक चलने का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की कोई रिट नहीं लगे, कोई स्टे नहीं लगे, कोर्ट वगैरह में भर्ती नहीं अटके। तो ये लगभग 1.5 साल का प्रोसेस है, 18 महीने के आसपास लगते हैं वैकेंसी आने से लेके फाइनल रिजल्ट तक। और अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, आप कॉलेज में एंटर हुए हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या अगर आप इंजीनियरिंग वाला कोर्स कर रहे हैं तो फाइनल ईयर यानी कि 4th ईयर में हैं, तो जो आइडियल टाइम रहता है इस एग्जाम की तैयारी करने का, वो ये रहता है कि जिस समय, जिस वर्ष आप ये एग्जाम देना चाहते हैं आरएस का, आपको उस एग्जाम की डेट से, आप कोई भी एक डेट जो है वो निर्धारित करें, वो आपको आइडिया लग जाता है टेंटेटिव कैलेंडर देख के कि इस समय एग्जाम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति आरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो एग्जाम मान लीजिए 2025 आरएस की भर्ती, उसका एग्जाम उदाहरण के तौर पर फरवरी 2026 में होने वाला हो, तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट से लगभग 15 से 18 महीने पहले, 1.25 से 1.5 साल पहले, 1.5 साल का समय जो है वो आपको खुद को देना चाहिए तैयारी के लिए। किससे पहले? आपके प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट से पहले। यह आइडियल केस सिनेरियो है। आदर्श रूप से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इतना समय देना होता है 1.5 वर्ष पहले, और 1.5 साल पहले इसलिए करना होता है क्योंकि एग्जाम का सिलेबस थोड़ा डिटेल्ड है, विस्तृत सिलेबस है। आपको 25 से ज्यादा विषय पढ़ने होते हैं और विविध विषय हैं, सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं। हम ग्रेजुएशन में एक ही स्ट्रीम के काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मगर आरएस का एग्जाम क्योंकि एक जनरलिस्ट का एग्जाम है, एक सामान्य ज्ञ का पेपर है, कोई विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट बनने का एग्जाम नहीं है, तो आपको इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक लेवल तक पढ़ने होते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। इसलिए आपको खुद को लगभग 15 से 18 महीने का समय कम से कम देना चाहिए। यानी कि अगर आइडियली आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर आपका समाप्त होने वाला है, तो आप आरएस की कोचिंग ज्वाइन करें, सेल्फ प्रिपेयर करें, जो भी आपको ठीक लगता है, बट इतना समय आपको खुद को देना चाहिए। सेकंड ईयर में है और आरएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना ही है, और फाइनल ईयर में है तो आप ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं। आपको बिना सोचे समझे जो आरएस की अगर एग्जाम देना है तो तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, तैयारी शुरू कैसे करें। तो देखें, आरएस का जो एग्जाम है ये राजस्थान स्टेट के टॉप का एग्जाम है
और इस एग्जाम को चाहे आपको सेल्फ प्रिपेयर करना हो, चाहे आप किसी कोचिंग से प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो न्यूनतम आवश्यकता है, वो ये है कि आपके बेसिक्स, जो नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए। बेसिक्स और नींव से मेरा अर्थ यह है कि आरएस के एग्जाम में आप लोग देखेंगे इंडियन जीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान जीके के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, और प्रीलिम्स में मैथ्स, रीजनिंग भी आता है। तो आप जो है वो एटलीस्ट एनसीईआरटीज पढ़ के रखें। जब आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस चरण से, जिस किताब से आपको शुरू करना है, वो किताब इंडिया जीके के सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी है, वो किताब जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ध्यान रखें, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है आरएस के एग्जाम में। आप जो है 9th 10th 11th 12th 9th से 12th तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो जो सब्जेक्ट्स आरएस के एग्जाम के सिलेबस में हैं, उन किताबों को खुद से पढ़ें, चाहे आप कोचिंग में पढ़ें, बट वो किताबों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। एनसीईआरटीज जो हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपके अंदर आ जाती है। उसके साथ साथ एनसीईआरटीज आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग का भी आइडिया लग जाता है कि मेंस का, क्योंकि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है, वो आप लिखित परीक्षा है, वो एमसीक्यू नहीं है आरएस का मेंस, वो रिटन एग्जाम होता है। प्लस उसके साथ साथ एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस प्री में भी और मेंस में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछ लिए जाते हैं। तो जो पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जहां से आपको शुरू करना है, वो एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। और कहां से कहां तक, तो 9th क्लास से लगाकर 12th क्लास की एनसीईआरटी जो हैं, ये आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, किसी भी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक या किसी भी कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ने से पहले। ये आपके इंडिया जीके के पोर्शन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है, पॉलिटी की एनसीईआरटी, राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी आती है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटीज आती है, साइंस की एनसीईआरटीज हैं, सब सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज है, भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज हैं, सबकी एनसीईआरटीज अवेलेबल है। सेकंड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आपको अपने स्तर पे करनी है, वो है राजस्थान अध्ययन की किताबें। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं, ये भी आपको कहां से कहां तक, 9th से 12th, 9th से 12th तक जो है वो कवर करनी है। इसी नाम से किताबें आती है, राजस्थान अध्ययन, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। ये आपके राजस्थान जीके के पोर्शन को जो है वो कवर करती है। अब ये दो बुक्स पढ़ने के पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण है, आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप सीधी कोई बड़ी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लग जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, नहीं समझ में आएगी, भारी लगेगी, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण यह है कि एग्जाम्स में इन किताबों से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो है मेन, इसका कारण यह है कि जब आप इन बेसिक्स को पढ़ के तैयारी शुरू करते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप कोचिंग में पहले ही दिन से टीचर के साथ, टॉपिक के साथ और क्लास के साथ चल पाएंगे। यदि आप बाद में एनसीईआरटीज पढ़ने शुरू करते हैं तो आप पे एक्स्ट्रा दबाव रहता है, एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, आपको कोचिंग वाला भी साथ साथ याद करना है, क्लासेस जो है वो आपकी चलेंगी, तो वो भी आपका समय जाएगा, और उसके साथ साथ आपके ऊपर एनसीईआरटीज का एक्स्ट्रा लोड आएगा। तो ध्यान रखें, आरएस की तैयारी एग्जाम जिस वर्ष आप देना चाहते हैं उससे लगभग 1.5 वर्ष पहले, 18 से 20 महीने पहले शुरू करें। और खुद के लेवल पे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये 2 महीने का समय है, जिसमें आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी की किताबें एक बार रीड करनी है, और राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो भी 9 से 12 तक की आपको रीड करनी है, पढ़नी है। अब क्या पढ़े इन किताबों में से, तो ध्यान रखें, इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट है सिलेबस। यदि आपको आरएस के एग्जाम पे कमांड करनी है, इस एग्जाम में आपको सक्सेस हासिल करना है, तो सिलेबस आपको मुख्य जबानी याद होना चाहिए आरएस का, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी।
सिलेबस ही अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखें, प्रॉब्लम हो जाती है। किसी टॉपिक को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है वो आप छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, जो सिलेबस में नहीं है उसको आप ज्यादा पढ़ लेंगे। तो आपका सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन पढ़ने से पहले सिलेबस का ध्यान रखें, क्योंकि 9-10 तक तो ठीक है, 11-12 की एनसीईआरटी के सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है। साइंस वगैरह में 11-12 में तो साइंस बहुत अलग हो जाती है, आप एक अलग स्ट्रीम में चले जाते हो, फिजिक्स अलग लेवल की, केमिस्ट्री अलग लेवल की, बायो अलग लेवल की। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स लेकर रखे हैं वही कवर करने हैं। जब आप इतना काम कर लेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ ली, राजस्थान अध्ययन पढ़ ली, उसके बाद आपका अगला काम होना चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से मेरा अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं, आरएस के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है 2013 में। ऐच्छिक विषय हटा दिया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है। 13, 16, 18, 21, 23, 24 चार आपके पास प्री के एग्जाम्स के पेपर्स हैं रेफरेंस के लिए, देखने के लिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यूज का फायदा यह रहता है, जब आप पीवाईक्यूज देख के तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि जो एग्जामिनेशन बॉडी यानी कि जो आरपीएससी है वो आपसे क्या चाहती है, क्या उसकी डिमांड है, वो क्या उम्मीद कर रही है कि आपको कोई टॉपिक कितना आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की कला संस्कृति जो है उसमें एग्जाम्स में कहानियां नहीं पूछी जाती है, मगर कहानियां जो हैं कुछ जगहों पे वो जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, वो हमको टॉपिक को इंटरेस्ट बनाने में, टॉपिक में हेल्प करती है, और कभी कभी कुछ बातों को याद रखने में भी हेल्प कर देती है। लेकिन एग्जाम में कहानी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में स्पेसिफिक सवाल आता है टू द पॉइंट। तो आपको आइडिया लगेगा कि जब भी मैं आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, ठीक है कहानी रेफरेंस के लिए, मगर याद मुझे क्या रखना है, तो याद मुझे ये बातें रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। कोई युद्ध किस वर्ष हुआ है, किसके बीच हुआ है, राजस्थान की हिस्ट्री में, कला संस्कृति में अलग अलग टॉपिक्स हैं, लोक देवता, लोक देवियां या संत संप्रदाय, मेले त्योहारों की तिथि ध्यान रखनी है, स्थान ध्यान रखना है, संत संप्रदाय के बारे में ध्यान रखना है, निर्गुण भक्ति है, सगुण भक्ति, इस टाइप से आपको आइडिया लग जाता है कि क्या करना है और कितना किसी टॉपिक को पढ़ना है। इस एग्जाम में मैं वापस रिपीट करूंगा, आपको अपने नॉलेज की विड्थ बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको ज्यादा चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ना कि एक ही चीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम, ये नौकरी जनरलिस्ट यानी कि सामान्य की नौकरी है। ये विशेषज्ञ का एग्जाम नहीं है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर बनने का पेपर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक बनने का पेपर है। तो वही उम्मीद आपसे भी की जाती है। तो एनसीईआरटीज, राजस्थान अध्ययन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट चीज जो आपको करना होता है आरएस के एग्जाम के तैयारी के समय, वो ये रहता है कि प्रैक्टिस जो है ये करनी जरूरी है। प्रैक्टिस से मेरा अर्थ ये है कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। उनको पढ़ने में ही इतना ध्यान चला जाता है या इतना मजा आने लग जाता है कि वो टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना जरूरी ही नहीं समझते। एक दूसरे कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिलेबस भले ही 10, 15, 20% कम कवर किया, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और किसी ना किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हैं, चाहे कोचिंग के साथ करें चाहे बिना कोचिंग के साथ करें। और क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 15 दिन 20 दिन में, जितने दिन में भी आपका एक बार जो टेस्ट है वो होता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक को। सिलेबस चाहे वो 80% ही पढ़ के जाए। इस एग्जाम में जिन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी अधिक है, वो कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी के हैं, तो सिलेबस भले ही 10-20% कम पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं। रेगुलर टेस्ट बहुत जरूरी है।
अगर आप रेगुलर टेस्ट नहीं देके खाली पढ़ते जा रहे हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में जो टेम्परामेंट चाहिए, जो मानसिकता चाहिए अंडर प्रेशर, दबाव में, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो दबाव में आप किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय ले पाते हैं, वो आप कभी चेक ही नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा रोल है आरएस के एग्जाम में। जो लोग अब एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो स्पेशली ध्यान दें। अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें? तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया, जिस वर्ष आप एग्जाम देना चाहते हैं उससे 18-20 महीने पहले आप तैयारी शुरू करें। कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग को 1.5 से 2 साल पहले ज्वाइन करें, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी ही 15 से 18 महीने लेती है। और फिर आप 4-5-6 महीने सेल्फ स्टडी करते हैं और फिर एग्जाम फेस करते हैं। तो लगभग 1.5 साल के आसपास का कोचिंग, 1.25 साल का, और फिर उसके बाद 5 से 6 महीने का सेल्फ स्टडी। तो 2 साल में आप खुद को सबसे बेस्ट चांस देते हैं एग्जाम को क्रैक करने का। दूसरी चीज जो आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले, वो ये है कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ये 9 से 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़नी है। सिलेबस पे कमांड होना जरूरी है। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान अध्ययन को पढ़ना है 9 से 12, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज देखने हैं एनसीईआरटीज और राजस्थान अध्ययन पढ़ने के साथ। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी अनिवार्य है। प्रैक्टिस से मेरा अर्थ क्या है, आपको रेगुलर, आपको नियमित रूप से क्या देने जरूरी है, टेस्ट्स देने जरूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जाम की तैयारी में, वो ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पे स्पेशली ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स का अर्थ ये है, इसमें 10% रूल चलता है। 10% रूल का अर्थ ये है, आपने कोचिंग में या किताब से कोई भी टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक सिलेबस का आपने जितने पेजेस में लिखा है कोचिंग क्लास में या किताब में, उसके 10% में आपको अपने हाथों से लिख के उसको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रिपेयर करना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत के भूगोल की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें एक चैप्टर आता है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए क्लास कोचिंग में आपने उसको किया, कवर किया, और उसके बाद आपने उसकी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी और कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, 60 से 70 पन्ने आपके हो गए। तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स में उसको 6 से 7 पन्नों में कवर करना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है ये डिपेंड करता है रिवीजन पे। इतना जब विस्तृत सिलेबस होता है, डिटेल्ड सिलेबस होता है, तो रिवीजन, आप जब तक किसी टॉपिक को 12-15 बार रिवाइज नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। इतने वेरिड, इतने विविध अलग अलग विषय हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल अलग है। तो फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। और रिविजन्स बहुत ज्यादा बार करने के लिए शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वरना आप अगर नोट्स को शॉर्ट नहीं करेंगे, खाली नोट्स बनाते जाएंगे, किताबें इकट्ठे करते जाएंगे, तो एंड में क्या होगा, आपके पास 5 से 7 हजार, 10 हजार पन्नों के नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ इकट्ठे होंगे। और 10 हजार पेजेस याद करना, याद रखना, साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो पूरा एग्जाम का प्रोसेस है, बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसी को अगर आप 10% रूल पे लगाएं, आपके पास मान लीजिए 10 हजार पन्नों के नोट्स बन गए, उसको आप शॉर्ट करते 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 1000 पन्नों तक लेके आ जाएं, सारे सब्जेक्ट्स मिला के, तो 1000 पन्ने भी बहुत ज्यादा हैं, बट 10 हजार क्योंकि ज्यादा थे। बट अगर आप 1000 पन्ने वापिस फिर और ज्यादा रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे आप उसको और शॉर्ट करते जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे लगभग 600, 700, 800 पन्ने में आपके आरएस का पूरा सिलेबस खुद के हाथों से लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा। और इतने पन्नों को आप 12 आराम से साल 2 साल में 12 से 15 बार पढ़ सकते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत 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 जरूरी है। बिना शॉर्ट नोट्स के बहुत मुश्किल हो जाता है आरएस के एग्जाम को क्रैक करना। नेक्स्ट चीज जिस पे आपको फोकस करना है एज ए बिगिनर, वो ये है लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स से मेरा अर्थ क्या है कि जिन जगहों से, जिन स्रोतों से आप पढ़ रहे हैं, उनको हमें क्या रखना है, सीमित रखना है।
इन एग्जाम्स के बारे में कहा जाता है, आरएस एग्जाम, आईएएस एग्जाम, जो कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के एग्जाम्स है, इनके बारे में कहा जाता है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि आप किसी एक सब्जेक्ट की 10 किताबें इकट्ठी कर लें और उसको एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ पाए किसी को भी। आपको अपने सोर्सेस को, स्रोतों को, जहां से आप पढ़ रहे हैं उनको सीमित रखना है, लिमिटेड रखना है। सीमित से मेरा अर्थ यह है कि यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके टीचर ने जो आपको नोट्स तैयार करवाए हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें, और उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 और सोर्स रखने हैं, जिसमें से एक एनसीईआरटी होगी और राजस्थान के लिए राजस्थान अध्ययन की किताबें होंगी। सेकंड जो सोर्स आपको मेंटेन करके रखना होता है वो होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स। तो सरकारी वेबसाइट्स को हर 10-15 दिनों में विजिट करते रहें, अलग अलग मिनिस्ट्री के, अलग अलग मंत्रालयों की जो वेबसाइट्स हैं उनको देखते चलें। वहां पे कोई अपडेट आया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है जो एग्जाम के काम का है, कोई नई स्कीम के बारे में जानकारी आई है, कोई नया अपॉइंटमेंट, कोई नई नियुक्ति हुई है, उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लें। और इसके अतिरिक्त एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की अपने पास रखें। इससे ज्यादा आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग के नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी तो आपको वैसे भी पढ़नी है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आपको टाइम टू टाइम देखना है, हर 10-15 दिन में एक बार, और जो भी अपडेट आए अपने नोट्स में अपडेटेड रखें। जितने लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, जितने क्रेडिबल सोर्सेज रखेंगे, यानी कि जितने विश्वसनीय जगहों से पढ़ेंगे, इसलिए सरकारी वेबसाइट, एनसीईआरटी ये जरूरी है। ये क्रेडिबल है, ये विश्वसनीय है, इनके ऊपर जो जानकारी होगी वो प्रामाणिक है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, डाउट नहीं हो सकता है। एग्जाम में अगर कभी कोई ऐसा सवाल भी आ जाता है कंफ्यूजन वाला, तो अगर आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट से उसको पढ़ा है और वो आप लिख के आ जाते हैं तो सही माना जाता है। इसलिए आपको अपने सोर्सेस को क्या रखना होता है, सीमित रखना होता है, लिमिटेड रखना होता है। बिगनर्स के लिए जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप जो शुरू करेंगे, आप लोगों में से ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, जब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा जोश में होते हैं, और हम बहुत सारे लोगों से पूछ के उल्टी सीधी किताबों को परचेज करके रख लेते हैं। एक ही सब्जेक्ट की हम 3-3, 4-4 स्टैंडर्ड बुक्स खरीद के रख लेते हैं। कोचिंग के नोट्स होंगे जो अलग, बाकी इधर उधर के और हम नोट्स के पीछे भागते हैं, वो इकट्ठे करेंगे जो अलग। एक ही सब्जेक्ट के हमारे पास 5-7 सोर्स हो जाते हैं, पढ़ के हम एक को भी ढंग से एग्जाम देने नहीं जा पाते। इसलिए अपने सोर्सेस को सीमित रखें। एनसीईआरटी, राजस्थान अध्ययन, वो तो बेसिक पढ़नी ही है। आपकी कोचिंग के नोट्स, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, अलग अलग मंत्रालयों की, उनको रेगुलर विजिट करें, 10-15 दिन में एक बार, जो भी अपडेट हो रहा है वो लिखें। और स्टैंडर्ड बुक जो भी आपको टीचर बताए या आप इधर उधर से पता लगाए, एक ही किताब रखनी है हर सब्जेक्ट की। इससे ज्यादा सोर्स ना तो आपको रखना है और ना ही आप जो है इससे ज्यादा चीजों को याद कर पाएंगे। अपने नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो आपको ध्यान रखें, इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। ये क्या कहलाता है, वैल्यू एडिशन ऑफ नोट्स या इन नोट्स। वैल्यू एडिशन से अर्थ यह है मूल्य संवर्धन। आपने किसी योजना पे मान लीजिए नोट्स बना रखे हैं खुद की भाषा में। अब योजना हमेशा तो सेम रहती नहीं है, उस योजना में कुछ चेंजेस हो गए। मान लीजिए पहले 6,000 रुपए दिए जा रहे थे योजना में, अब 8,000 हो गए। लाभार्थी, बेनिफिशियरीज बढ़ गए, पहले खाली महिलाओं को दिया जा रहा था, अब मान लीजिए वृद्धों को भी दिया जा रहा है। तो वो अपडेट, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। तो जब भी ऐसा कोई अपडेट आए तो आप लोगों को क्या करना है, अपने जो नोट्स बना रखे उन्हीं को अपडेट करना है, अलग जगह पे नहीं लिख के रख दे। इतना पढ़ नहीं पाओगे, ना मैनेज कर पाओगे, ना याद आएगा ये कहां पे लिख रखा था। उन्हीं नोट्स में क्या करें, वैल्यू एडिशन करें। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं, हर टॉपिक के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के रखें, आधे पन्ने के आसपास, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिनमें अपडेट होने की संभावना। और जब भी अपडेट आता है उसको क्या कर दें, अपने ही नोट्स में अपडेट कर दें, ताकि एंड में जब एग्जाम पास आए एक ही जगह से आपको पढ़ना पड़े, अलग अलग किताबों के पन्ने नहीं पलटने पड़े। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू एडिशन। बिना वैल्यू एडिशन के ध्यान रखें, मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद एक हैबिट जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, यदि आप आरएस के एग्जाम को सिंसियरली जो है वो तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के, और उसको क्रैक करना चाहते हैं जल्द से जल्द, और वो ये है कि आपको
जिस चीज पे फोकस करना है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ध्यान रखें, इसको पढ़ना जो है ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, कंपलसरी है। आप जो भी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो कोई हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट की न्यूज के लिए, राजस्थान के लिए इंग्लिश पेपर आता नहीं है, तो हिंदी पेपर पढ़ें, और इंडिया और वर्ल्ड की न्यूज के लिए इंग्लिश पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको शुरुआत में हो सकता है अधिक समय लगे, किसी को 40 मिनट, किसी को 1 घंटा। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते हुए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आप लोग देखेंगे कि आप बाद में 20 मिनट से आधे घंटे में पेपर कंप्लीट पढ़ लेंगे, और आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। सनसनीखेज खबरें ये एग्जाम के काम की नहीं है। एग्जाम में इश्यू बेस्ड न्यूज काम की, कोई मुद्दा जो न्यूज में चल रहा हो वो काम का है, तो उस मुद्दे को समझने की और पढ़ने की कोशिश करें, ये हमारे ज्यादा काम आएगा एग्जाम में। तो ध्यान रखें, सनसनीखेज खबरें नहीं। और न्यूज़पेपर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्पोर्ट्स का पोस्ट पेज अलग आता है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का पेज अलग आता है, पॉलिटिकल न्यूज अलग आती है, उसके साथ साथ आईआर की न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की न्यूज अलग से आती है, और संपादकीय एडिटोरियल्स अलग से आते हैं। तो जो भी सिलेबस से एग्जाम से रिलेटेड मुद्दा आए उसको रीड करें अच्छे से, उसको समझें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, आपके पास समय है उसके अंदर लिख के चलें, और या फिर आप इसका कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है आपको निरंतर पढ़ना जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और इसके साथ जो है आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी सुने। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, उसके साथ AIR ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रोज की जो है वो 20 मिनट की न्यूज आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, इसको डेली सुनने की आदत डालें। ये 2 फायदे हैं, करंट अफेयर से अपडेटेड रखेगी, और दूसरा, जब हम किसी और व्यक्ति की आवाज में किसी बात को सुनते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा, इसका एक और ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि RS का एग्जाम है, मेंस का पेपर सब्जेक्टिव है, रिटन है, लिखित परीक्षा है मेंस की, और आंसर राइटिंग में जो प्रशासनिक शब्दावली का उपयोग होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी का यूज होना चाहिए, वो आपको ये न्यूज सुन सुन के सीखने को मिलेगी। कुछ कीवर्ड्स चलते हैं 100, 150, 200, वो आपके आंसर्स में आने चाहिए, और वो इस ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज पे आपको बिल्कुल सुनने को मिलेगी, और बार बार सुनेंगे, डेली न्यूज सुनेंगे तो अपना आप याद हो जाएगा, मसल मेमोरी में आपके वो सेव हो जाएगा, और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो शब्द निकल के बाहर आएंगे और आप उनको आंसर्स में एड ऑन कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और शुरुआत से ही RS के एग्जाम में आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको करना है आंसर राइटिंग पे, लेखन, उत्तर लेखन पे, आंसर राइटिंग पे फोकस करना जरूरी है। देखें, यही अंतर है RS के एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे एग्जाम्स की खुद में इंपॉर्टेंस है, सारे एग्जाम्स जरूरी है, लेकिन आप एग्जाम क्रैक करके जिस पद पे लगते हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो RS का एग्जाम आपको एकदम से ऊपर पोस्ट पे ले जाता है, बाकी कोई एग्जाम उस लेवल की पोस्ट पे स्टेट का नहीं लेके जा सकता, बहुत कम ऐसे एग्जाम्स आपको मिलेंगे। तो यहां पे अंतर आ जाता है। ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के हैं। हमारी आदत होती है हम फटाफट फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन आएगा गोला कर देंगे। RS का एग्जाम ऐसा नहीं है। जो प्री का पेपर है वो तो MCQ बेस्ड ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ही आधारित है, लेकिन मेंस क्योंकि रिटन है, लिखित परीक्षा है, आपको 3-3 घंटे के 4 पेपर देने, 200 मार्क्स के, और लिखना है। और बाद में जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, वैकेंसी आ जाती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है आंसर राइटिंग डेवलप करने का। तो आंसर राइटिंग पे काम आपको शुरुआत से ही करना होता है। कोचिंग ज्वाइन करते ही आपको साथ साथ जो है आंसर राइटिंग पे फोकस करना होता है। और एक आदत डाले, आंसर राइटिंग कोई आसान काम नहीं है, शुरुआत करना इसको स्पेशली मुश्किल है। इनर्शिया या जड़त्व का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, लेकिन ध्यान रखें, एक बार आप यदि शुरू कर देते हैं, आसान सवालों के आंसर लिखने से शुरुआत करें, धीरे धीरे आप देखेंगे महीने 2 महीने बाद आपको आंसर राइटिंग में मजा भी आने लगेगा और आपके आंसर्स बेहतर भी होने लगेंगे। निरंतरता का खेल है, डेली 1 से 2 आंसर्स लिखें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप जल्दी शुरू कर देते हैं। तो लेट शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है, आपको ज्यादा
आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बट अगर आप 1.5-2 साल पहले शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करने की, तो आप रोज के 1 आंसर 2 आंसर लिखें। आप जो है हफ्ते के 6 दिन आंसर लिखें, 5 दिन आंसर लिखें, 1 और 2 दिन अपने आंसर्स की समीक्षा करें, रिव्यू करें, दोस्तों के साथ मिलकर उसको चेक करें, एक दूसरे का स्टैंडर्ड बुक से चेक करें, अपने नोट से चेक करें कि आप कितना नजदीक आंसर लिख पा रहे हैं। खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, मौलिकता लाए अपने उत्तर में, यानी कि ओरिजिनलिटी लाए अपने आंसर्स में। एज इट इज कॉपी पेस्ट करने का एग्जाम नहीं है, हूबहू छापना नहीं है, केवल डेफिनेशंस परिभाषाएं आपको हूबहू लिखनी होती है, बाकी आपको खुद की भाषा में अपनी लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करना होता है। तो किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो मन में क्वेश्चंस फ्रेम करें, पन्ने पे लिखते चलें, उसके बाद ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जो वहां से बने हैं उनके आंसर राइटिंग पर भी प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, शुरुआत में तो इजी क्वेश्चंस यानी कि थ्योरेटिकल सवालों का उत्तर लिखना है, मगर तैयारी करते हुए आंसर लिखते हुए जब आपको 2.5-3 महीने का समय हो जाए, उसके बाद हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, यानी कि विश्लेषणात्मक सवालों का उत्तर लेखन करें। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, वो सीधे सवाल आते हैं, सीधे आपको उनके आंसर लिखने हैं। मगर एग्जाम में आज की तारीख में लगभग 60-70% एनालिटिकल सवाल आ रहे हैं मेंस में, विश्लेषण करना है आपको, आपका ओपिनियन, आपकी राय, आपका मत पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, बट शुरुआत आसान सवालों से ही करें। आंसर राइटिंग जरूरी है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको टॉपिक भी अच्छे से याद हो जाता है, आपको अपनी कमियां भी पता चल जाती है कि क्या मुझे याद था, क्या मुझे याद नहीं था। और आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले एक अभ्यास जरूर करें। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के टॉपर्स हैं आरएस के, है ना, आरटीआई के माध्यम से कॉपीज अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। आपका कोई फ्रेंड हो, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो जहां पे वो कॉपी सर्कुलेट हो रही हो, तो ऐसी 2-4 टॉपर्स की कॉपीज को देखें और आइडिया लगाएं कि किस प्रकार से आंसर लिखे हैं कि इन्होंने टॉप कर दिया है, और उस चीज को अपने आंसर में शामिल करने की कोशिश करें। मगर ये ध्यान रखें, इस चीज को नहीं भूलें कि आप जो टॉपर की कॉपी देख रहे हो, जो उसका वो आंसर देख रहे हो, वो आंसर तक वो 1-2 दिन में नहीं पहुंचा है। उसने भी साल, 1.5 साल, 2 साल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, और अब जो आप कॉपी देख रहे हो वो उसका बेस्ट आंसर है ना, जो प्रैक्टिस करके वो पहुंचा है। और आप अभी आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, तो अपने अभी के आंसर को टॉपर के आंसर से कंपेयर करके डिप्रेशन में नहीं जाएं कि मैंने इतना खराब लिखा है, टॉपर ने तो इतना अच्छा लिख दिया। वो 2 साल के बाद उस लेवल तक पहुंचे। आप भी अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो 1.5-2 साल के बाद उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, हो सकता है बेहतर हो जाए। तो उनकी कॉपीज देख के आपको आइडिया लगाना है कि हमें किस प्रकार के उत्तर लिखना है, कहां तक पहुंचना है। और वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का काम नहीं है। अच्छे आंसर्स लिखना ये लंबा काम है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको 6 महीने, 8 महीने बड़ी आसानी से लग जाएंगे अच्छा आंसर लिखने में। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, निरंतरता जो है उसको बनाए रखें, तो आप लोग देखेंगे आपने पहले दिन जो उत्तर लिखा था और आप 6-8 महीने बाद जो उत्तर लिख रहे, एक ही प्रश्न का, सेम क्वेश्चन के आप आंसर लिखें, आपको अपने आंसर में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक अच्छा आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। और जिस चीज का आपको ध्यान रखना है आरएस की तैयारी की शुरुआत में ही, ये जो एग्जाम है ये कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स की समझ भी डेवलप होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। खाली फैक्ट्स को रट के नहीं जाएं, डाटा को रट के नहीं जाएं। और उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग में और क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट के साथ जिस फैक्ट्स की जरूरत हो, जिन तथ्यों की आवश्यकता हो, उनको भी यूज करना, लिखना आना चाहिए। उल्टे सीधे फैक्ट्स याद करने की कोशिश नहीं करें। उदाहरण के तौर पर देखें, ज्योग्राफी में, भूगोल में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक आता है नदियां, रिवर्स। यदि आप नदियों की लंबाई याद करने बैठ जाओ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपको एग्जाम की समझ नहीं, आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे। क्योंकि नदियों की लंबाई एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, एक कंट्रोवर्शियल जो है वो इश्यू है। इसमें क्या होता है, कुछ जगहों पे आपको अलग लंबाई दिखेगी, कुछ वेबसाइट्स पे आपको अलग लंबाई दिखेगी। राज्य सरकार अलग लेंथ देता है, राष्ट्र सरकार जो नेशनल गवर्नमेंट है अलग लंबाई दे देगी। तो एग्जाम में अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे आपको पता चलेगा कि नदियों की लंबाई नहीं पूछी जा रही है, लेकिन
लंबाई के आधार पर नदियों का क्रम पूछा जा रहा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबाई का डाटा याद नहीं करना है, कौन 1465 किलोमीटर है, कौन 1301 किलोमीटर है, कौन 2525 किलोमीटर है। क्रम याद रखना है कि सबसे लंबी नदी ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। ये तरीका है फैक्ट्स को ढंग से याद करने का जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सेम चीज पर्वतों की ऊंचाई पर लागू है। हाइट एग्जैक्ट डाटा याद करने जरूरत नहीं है, क्रम याद होना चाहिए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ पीवाईक्यूज देखोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तब आइडिया लगेगा। अभी आप सब कुछ याद करने की कोशिश करोगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जो एग्जाम है, क्योंकि इसमें आपको 25 से ज्यादा विषय पढ़ने हैं, तो ना तो पॉसिबल है, ना ही आरपीएससी आपसे ये उम्मीद कर रही है, ये डिमांड कर रही है कि आपको सब सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना दे या आप जो है वो सब सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ हों। पॉसिबल नहीं है, इतने सब्जेक्ट्स पे कोई कमांड नहीं कर सकता एक इकलौता व्यक्ति। आपको हर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना होता है, उसके बाद ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपको अपनी नॉलेज की विड्थ बढ़ानी है। किसी भी टॉपिक के अलग अलग आयाम आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। कोई भी आप मुद्दा पढ़ रहे हैं, उसके सामाजिक जो है आयाम क्या हो सकते हैं, राजनीतिक आयाम क्या हो सकते हैं, सांस्कृतिक आयाम क्या हो सकते हैं, ऐतिहासिक आयाम क्या हो सकते हैं, इन पे आपको चर्चा करनी है, ना कि आप उसी के बिल्कुल डेप्थ में चले जाएं एक ही चीज के पीछे पढ़ के। खाली सामाजिक आयाम पढ़ते हुए उसी को पढ़ लें, गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम जनरलिस्ट का है, हमेशा ध्यान रखें। आपको आरएस के एग्जाम की तैयारी में यह पता लगना चाहिए तैयारी करते करते कि इस एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है। इस बात का पता लगना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा एवरीथिंग अंडर द स्काई, जो कुछ भी आकाश के नीचे हमारे चारों तरफ है सब कुछ ही सिलेबस में है, और वो है भी। मगर इतना सब कुछ हम याद तो कर नहीं सकते, इंसान है, कोई रोबोट या कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ ही पढ़ के याद रख लेंगे। तो आप जब सिलेबस देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, आपको आइडिया लगेगा कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज कम है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम समय में तैयार किए जा सकते हैं और ज्यादा मार्क्स दिला रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको याद करने में, तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है और एग्जाम में उनका वेटेज कम है। तो तब आप आइडिया लगा पाएंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या क्या चीज हमें कम पढ़नी है, किसको कम समय देना है। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। आप इन्वेस्ट या निवेश क्या कर रहे हैं, अपना समय। रिटर्न आपको क्या चाहिए, मार्क्स, नंबर। ऐसे टॉपिक्स को ढूंढें जो आपका अगर समय ले रहे हैं तो आपको उसके अनुपात में नंबर भी ज्यादा दिलाएं, और ऐसे टॉपिक्स जो टाइम ज्यादा ले रहे हैं मगर मार्क्स कम दिला रहे हैं, उन टॉपिक्स को कम पढ़ें, ज्यादा समय नहीं दें। यहीं से तय हो जाएगा कि आप आरएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, करने वाले हैं, कि नहीं कर सकते या नहीं करने वाले हैं। और उसके लिए पीवाईक्यूज को देखना जरूरी है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड रह रहा है, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इन सब चीजों के बारे में पहले जानकारी हासिल करें। सिलेबस को बहुत थॉरोली पढ़ें। मैंने पहले भी कहा है कि सिलेबस पे कमांड होना अनिवार्य है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आप जो है आरएस के एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खुद को एक आइडियल बेस्ट चांस देंगे, एक जो है बेस्ट मौका देंगे कि आप जल्द से जल्द पहले ही प्रयास में आरएस के एग्जाम को क्रैक कर दें। तो अगर मैं इस पूरे सेशन को 2 मिनट में समराइज करूं तो वो ये रहेगा कि शुरुआत के तौर पर जो भी बिगिनर्स हैं, अब आरएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अब एग्जाम के बारे में सोचा है, सबसे पहले आपका काम यह है कि आप एग्जाम जब देना चाहते हैं उससे 1.5 से 2 साल पहले तैयारी शुरू करें। 18 महीने आइडियल रहता है कोचिंग का, और 5-6 महीने सेल्फ स्टडी के। अब चाहे वो कोचिंग से पहले हो 2-3 महीने और 2-3 महीने कोचिंग के बाद हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, थॉरोली। उसके बाद आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है 9 से 12th, जो भी सिलेबस में है। आपको राजस्थान जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़नी है 9 से 12th, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज देखना है। पहले पीवाईक्यूज देखेंगे तो आइडिया नहीं लगेगा क्या पूछा गया, जब टॉपिक ही नहीं आता है तो कैसे पीवाईक्यू समझ में आएगा। और उसके बाद
ध्यान रखें, आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उस कोचिंग के अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपको बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और जो ये मुद्दे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपको उसके साथ साथ क्या करना होगा, तो रेगुलर टेस्ट देने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। 10% रूल नहीं भूलें, आप जहां कहीं से भी पढ़ते हैं उसको आपको 10% में, उसके 1/10 भाग में अपने हाथों से अपने नोट्स के तौर पर तैयार करना होगा। ध्यान रखना, आरएस के एग्जाम में प्रिंटेड नोट्स यानी कि फोटोकॉपी इधर उधर से करवा के किसी दोस्त के नोट्स पढ़ना कोई हेल्प नहीं करता है। आप जब तक खुद के हाथों से नोट्स को लिख के प्रिपेयर नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। फिर अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखें, जहां से आप पढ़ रहे हैं, किताबें, नोट्स, कॉपीज, उनको लिमिटेड रखें, जरूरत से ज्यादा इकट्ठी नहीं करें। अपने नोट्स में टाइम टू टाइम क्या करते जाएं, वैल्यू एडिशन यानी कि नोट्स को अपडेट करते जाएं। कोई चीज चेंज हो गई हो, कोई नई चीज करंट में आ गई हो, तो आपके नोट्स जो बने हैं शॉर्ट नोट्स, उन्हीं में अपडेशन हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की और ऑल इंडिया रेडियो की डेली न्यूज सुनने की आदत डेवलप करें, बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे आंसर लिखने में 8 से 10 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। और एग्जाम में मेंस का पेपर जो है वो राइटिंग यानी कि रिटन एग्जाम होता है और वो ही मेरिट तय करता है। 900 में से 800 नंबर तो मेंस के ही हैं और 100 नंबर इंटरव्यू के हैं। और ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स इन दोनों पर क्या करते चलें, फोकस करते चलें। ये तरीका है आरएस की तैयारी शुरू करने का और 1.5-2 साल किस तरीके से, किस लाइन पे आपको आरएस के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सेशन था आरएस के एग्जाम की तैयारी करने वाले बिगिनर्स के लिए, जो पहली बार आरएस का एग्जाम देना चाहते हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी कहां से, कब और कैसे शुरू करें। उम्मीद करता हूं आपके काफी सारे डाउट्स, आपके काफी सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।